आज प्रोग्राम में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की, जिन्होंने आज से अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। 29 नवंबर को आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए वजारत दिफा की जानिब से नाम वजीर आजम को भिजवा दिए गए हैं और वजीर आजम मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। उसके बाद कुछ बात पाक अफगान सरहद की, जिसके करीब चमन में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी दहशतगर्दों का निशाना बनी। एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि शरीक चेयरमैन की वापसी पर फैसला पार्टी का होगा। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलीने सेठी। नुसरत जावेद 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। फ़ोन मिलते ही आप राह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा जैसे ही कनेक्ट हों अपनी बात का आगाज़ कर दें और उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड ईमेल करने के लिए आप हमें donnews@bolbol@donnews.tv पे ईमेल भी कर सकते हैं। यस जी गुलमिन बीबी, अर्ज ये है कि मैंने आज ईमानदारी से बड़ा मूड बनाया हुआ था। मैंने कहा कि आज ज़रा थोड़ा सा मंदा है, सुबह की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि सिर्फ आप ही हैं जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के प्रोग्रामों में भी जैसे याद कर लेते हैं यावर हयात साहब को, आगा नासिर साहब को। और बहुत अफसोस की बात है कि फैज़ अहमद फैज़ की डेथ एनिवर्सरी थी और आपने उनका तस्करा तक न किया। तो मैंने सोचा था यार आज एक सेगमेंट उन पे लगाएंगे। दूसरा, एक सहाफ़ी के तौर पर मैं बहुत वाज़े अल्फाज में वाशकाफ लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ कि मेरी दानिस्त में बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान की अशराफिया, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया, खा उनका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, उनमें किसी और चीज़ के बारे में कंसेंसस डेवलप हुआ है या नहीं, लेकिन एक बात पे कंसेंसस डेवलप हो गया है और वो ये है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद हो गया है। ठीक। तो इस मीडिया को ठीक करने की ज़रूरत है, इन्हें राह रास्त पर लाने की ज़रूरत है। मैं आज आपने कॉलम भी अपना जो आपका है उसी पे लिखा जी, आज मैंने कॉलम भी ये लिखा है। बहुत सारी मेरे पास उसके हवाले से तफसीलात हैं। अच्छा। टू प्रूव माई पॉइंट। ओके। मैं उन तफसीलात को इन द लार्जर इंटरेस्ट जो है डिस्क्लोज फिलहाल नहीं करूंगा। ओके, फेयर इनफ। लेकिन आज मेरा मूड था कि मैं पहले उस पर तवज्जो करके, और मैं ये बात भी बहुत वाज़े और ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि सारी ज़िंदगी आज़ादी सहाफ़त के मिशन के साथ अपने इश्क, दीवानगी और वार रफ्तगी के बावजूद मैं ये एतराफ़ करने पर मजबूर हूँ कि बदकिस्मती से स्क्रीनों पे बैठे हुए मुझे से अक्ल कुल हजरात, वी हैव बीन आस्किंग फॉर इट। अच्छा, ओके। यानी जो आ रहा है रिएक्शन, यानी कि जो मीडिया के बारे में हुक्मरान अशराफिया को हमने एम्पल ग्राउंड्स मैंने प्रोवाइड की हैं अपनी हक गोई, अपनी बेबाकी, अपने अंदाज, अपने चलन से, अपने तरीक़ेकार से, वो मैंने उनको जवाब दिया है। ओके। उस जवाब को मैंने दिया है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं वो जवाब फराहम करने में सहूलतकार रहा। मैंने भी अपना हिस्सा डाला। मैं जिस शाख पर बैठा हुआ था वो कट रही थी और मैंने उस शाख के कटने के लिए कोई जदोजहद नहीं की, कोई एफर्ट नहीं की, डंग टपाया और गए और कहा कि सब चलता है। अच्छा, लेकिन नुसरत साहब, मीडिया तो वो कर रहा है जो कर रहा है, काफ़ी अरसे से यही चल रहा है टीवी स्क्रीन्स पर। व्हाई नाउ? क्या ऐसा हो गया कि हुक्मरान अशराफिया को ख्याल आया हर चीज का एक कैसा होना चाहिए? देखो बीबी, हर चीज का एक ऑप्टिमम लेवल होता है।
ایک چیز دیکھو، یہ جو پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہے نا، اب یہ بہت طاقتور ہو گئی ہے، اس کے پاس جو کنٹرول کے ٹولز ہیں وہ بہت زیادہ اب سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں۔ آج کل کی دنیا میں تو میڈیا، سوشل میڈیا، انفارمیشن یہی ہوتے ہیں نا ٹولز۔ چھوڑا کرے نا، اب آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ ٹولز کس کام آتے ہیں، کسی کام نہیں آئے، جہالت پھیلانے کے زیادہ کام آ رہے ہیں۔ فیس بک نے ٹرمپ کی کامیابی میں جو کردار ادا کیا جعلی خبروں کے ذریعے، ہمارے ہاں لکیلی خوش نصیبی ہے کہ لوگ اتنا ٹرمپ یعنی کہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، ان کی ڈیجیٹل ایکسیس نہیں ہے ہمارے ہاں ڈیجیٹل۔ لیکن امریکہ میں جو کچھ ڈیجیٹل میڈیا نے کیا، جو جہالت اور تعصب سوشل میڈیا نے امریکہ میں پھیلایا، ہمارے یہاں وہی کام ریگولر میڈیا کافی عرصے سے کر رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرے جیسے نام نہاد صحافی جو ہیں، جب سے ہم اداکار اور شوبز اور ریٹنگ والے بنے ہیں نا، تو ہم وہی کر رہے ہیں جو ٹرمپ کے حامیوں نے جعلی خبروں کے ذریعے، بے بنیاد باتوں کے ذریعے جو تعصب اور تعصب پھیلایا، اس کی سب سے بڑی نشانی آپ آج دیکھیں۔ ایک آرمی چیف ہے، پاکستان کی مختصر تاریخ میں کبھی کسی آرمی چیف نے اپنے عہدے کی میعاد ہونے سے کئی ماہ قبل، یہ سال انہیں نومبر 29 کو اپنے عہدے سے جانا تھا 2016، 10 مہینے اور موصوف نے 26 جنوری کو باقاعدہ ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کر دیا کہ I am not interested in extension۔ almost 10 months 10 ماہ پہلے۔ اچھا، یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی واقعہ تھا۔ ہمیں اس غیر معمولی واقعے کا کچھ تجزیہ کرنا چاہیے تھا کہ یار ایسے کیا حالات ہو گئے کہ آرمی چیف، جن کو میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے جیسے 2 نمبر کے صحافی، ایکٹر، سرخی پاؤڈر والے سمجھتے ہیں کہ جیسے بس اوپر اللہ اور نیچے وہ ہے، ارے ان پہ کیا ہو گیا، کیا کمپلشن آ گئی کہ موصوف کو یہ دینا پڑا؟ ٹھیک ہے، درست ہے یہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اور کیا یہ سوال کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ کہ ایسا کیوں انہوں نے اناؤنس کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، اور آج صبح تک یہ بحث بدستور جاری، اس کے باوجود کہ وہ یہ کہہ چکے تھے ایکسٹینشن مل رہی ہے یا نہیں۔ چلیں جی، ہم جیسے صحافیوں کو تو چھوڑے، خاص طور پر مجھ جیسے جاہلوں کو، چودھری جعفر اقبال پاکستان مسلم لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں، ابھی حال ہی میں جو ان کے اندرونی نام نہاد انتخابات ہوئے، اس کے وہ چیف الیکشن کمشنر تھے۔ ٹھیک، انہوں نے آج مطالبہ کیا ہوا ہے، لکھ کے چھپا ہوا ہے کہ انہیں ایکسٹینشن دی جائے۔ ان سے ایک سٹیپ آگے بڑھے کون؟ ضیاء بھٹ صاحب، جن کو نواز شریف صاحب 12 اکتوبر کو لگا رہے تھے، بے اور ٹک ہو گیا تھا، ہاں وہ ایک سٹیپ آگے بڑھے، وہ بھی چھپا ہوا ہے، میں کو اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا۔ ان کا بیان تھا باقاعدہ کہ انہیں فیلڈ مارشل بنا دیا جائے۔ تو اب اگر اتنے جہاں دیدہ، اتنے زیرک سیاستدان، اور ضیاء بھٹ صاحب جو ہمارے چیف ہوتے رہ گئے، وہ اگر یہ کہہ رہے ہوں تو یار ایک عام بیچارہ کمی کمین جس کی نظر میں تو بہت بڑی شے ہوتے ہیں آرمی چیف، وہ کہیں گے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں یار کچھ نہ کچھ تو ہے۔ حتیٰ کہ اب جب کہ یہ آ گیا ہے تو میرے آن ایئر جانے تک کافی لوگ پوچھ کے یہ بتائیں جی کہ کیا ان کی پسند کا ہی لگے گا چیف یا کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نام بھیجیں، وزیر اعظم کہے نہیں مجھے یہ چاہیے۔ ہر 3 سال کے بعد ہم اس پہ بحث میں بھی الجھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے لگیں گے اور کن کو پسند اور کیا۔ جن دنوں میں نے کوشش کی، جب میں ابھی اداکار نہیں ہوا تھا، اینکر نہیں ہوا تھا، اب تو ایکٹر ہو گیا ہوں نا، اب تو اینکر ہو گیا، میں نے بی سب سے زیادہ آرمی چیفز کے بارے میں خبریں دی ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمیشہ درست رہا۔ میں نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ آصف نواز جنجوعہ مرحوم کو 3 مہینے پہلے ان کی نومینیشن کی جا رہی ہے، کیونکہ اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ پر اپنے نکال رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے بعد میں نے کافی اس معاملے میں جاری رکھا۔ جہانگیر کرامت صاحب کی پریڈکشن میں نے کی تھی، پرویز مشرف صاحب کا نام لے کے میں نے کہا۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ بھائی میرے تو کن چکروں میں پڑا رہتا ہے،
जो भी हो वो जाने, उनका काम जाने। वो लगने तो है ना। अब मैंने बिटवीन अस, क्या मैंने आपको 3 महीने पहले कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि एक्सटेंशन नहीं होगी, लेकिन मैंने ऑन एयर नहीं कहा। हाँ, ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बिहाइंड द सीन्स वाली बात है। ठीक, बिल्कुल सही। क्यों? क्या साथ ही ब्रेक का क्या अभी तो स्टार्ट हुआ था। चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे मौकों पे मीडिया कैसे बिहेव करता है और क्या करना चाहिए। बहरहाल वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के। अच्छा भी गुलमी ने अब मुझे मेरी बात की स्पीड जो है बहुत बढ़ाना होगी। मैं तुम्हें लेकिन उससे पहले बात बताऊं कि यानी मैं हमेशा बहुत फैसिनेटेड होता था ये लखनऊ की ज़बान, लहजा वहजा। लिहाजा 1984 में जब मैं पहली मरतबा इंडिया गया ना तो मैंने कहा हर सूरत लखनऊ जाना। तो लखनऊ में शाम को उतरा रेलवे स्टेशन, मैं जानबूझकर 3rd क्लास में गया, बाहर आया, मैंने कहा मैं तांगे में बैठ कर जाऊँगा। तो मैंने तांगे वाले को एड्रेस का बता के कहा कि भाई वहाँ जाओगे? उसने कहा क्यों नहीं जी, आपके दिए से तो हमारा दिया जलता है। मैंने कहा रवि वाह, वाकई लहजा और रफ्तार और जबान तो ये है कि इश्तहारों के लिए से हमारा दिया जलता है। तो वक्त हमारे पास कम होता है, जल्दी जल्दी बात ही करनी है। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक पैथ डिपेंडेंसी एक लफ्ज़ है, रॉबर्ट डिबोनो ने ईजाद करवाया था कि हम अपने माजी से छुटकारा पा के नई हकीकतों को नहीं देख पाते। और उसका सबसे बड़ी एक सबूत अभी ट्रम्प की आमद थी कि तमाम मीडिया यकसू होकर कह रहा था कि जी नहीं हो रहा, लेकिन हुआ। इसी तरह हमारे यहाँ बदकिस्मती से मुख्तसर जो हमारे मुल्क की तारीख है इसमें इतनी ज़्यादा डोमिनेंस रही है मिलिट्री डिक्टेटर्स की कि जो भी आता है तो उससे तवक्को यही रखी जाती है कि बस दीदाबार आ गए और बस होने ही वाला है। ठीक है, हाँ पूरे। अब जो बात इनको समझ नहीं आई कि ओवर द ईयर हमें बल्कि फख्र महसूस करना चाहिए एक पाकिस्तानी के तौर पर। मैं दियानतदारी से आपको कह रहा हूँ, उठाओ दुनिया का कोई मुसलमान मुल्क। हाँ गुर्बत है, बेरोजगारी है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बीबी इजिप्ट से लेकर हत्ता कि टर्की जिसके प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए थे, हर जगह हिजान खलफशार, लोग छोड़ छोड़ कर हिजरत कर रहे, महाजरत, क्या खाना जंगी, कोई स्टेबिलिटी नहीं। आपके यहाँ बीबी 2013 में 2008 में इलेक्शन हुए, 2013 में पूरी कौमी और सूबाई असेंबलियों ने 5 साल पूरे किए, एक ट्रांजिशन के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। बिल्कुल ब्रिलियंट, पहली दफा ये बहुत बड़ी बात है भाई। उन लोगों से पूछो, हल्ब वालों से पूछो, सीरिया वालों से पूछो, इराक वालों से पूछो, एब्सोल्युटली कि तबाही और हिजान क्या होता है, इदारे ना हो तो क्या होता है, रियासत कमजोर हो तो क्या होता है। ठीक है ना? वो उसके बाद ये है अब विली निली जैसे भी हालात रहेंगे 2018 में आपको फिर इंतखाबात मिल जाएंगे और आपके यहाँ एक कंसोलिडेटेड एक सिस्टम हो गया। हमारे मीडिया में बहुत से लोगों की ख्वाहिश है ना मीडिया को ये यानी कि पता नहीं कि तुम जो ये बैठकर अपने आप को यूं समझते हो कि जैसे जनरल कोई भी हो वो बाथरूम भी जाने से पहले कहते हैं सर हुआ हूं, और उनके सामने 2 हथियार रख दूं ना मैं क्या भाई ये क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। 2 मैं कहूँ ना ये स्टार जो लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ये बताओ ये कौन सी रेजिमेंट है, ये कौन सी है, बलूच क्या होता है, आर्टिलरी क्या होती है, फलां क्या होता है, कुछ पता नहीं होगा। लेकिन इकबाल जिस पे पूरी जिंदगी रोता रहा, खुए गुलामी दिल में बैठा हुआ है कि सर को दसना की करिए सर, देखना सर हमें गाइड तो करे ना, सब बर्डन ऑफ हिस्ट्री है ना ये, सर हमें कुछ बताएं तो सही ना आप। मैंने सुना हुआ है ना, देखा हुआ है, तो आपने खुद ही कहा ना, देखा हुआ है, पूछते हैं पीछे जा जा के सर कुछ तो बताएं ना, कुछ तो कब सर ये अच्छा, या अब वो कहते हैं। अब उसके बाद ये कि खास एक क्लब होता है और रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो रिटायर्ड जनरल ब्रिगेडियर्स ये वो, अब वो उनके पास गोल्फ खेलने और रात को जो उनको टीवी पे नहीं और भेजा जाता, नया ये अब हो गया ना टीवी पे, एक दो तो टीवी नहीं, वो चंद एक होते हैं, बाकी लोग नहीं, वो अपना गोल्फ वॉल्फ खेलते हैं। राइट, ये लोग तो बेचारे तनख्वाह लेते हैं ना, एडिशनल ये काम करते हैं वो, नहीं ये तो इनका यानी कि एडिशनल। बहुत से रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छा सा धंधा नहीं है, अरे गिनती के हैं 4-5। कोई आप मुझे एक बात अभी तक बताएं, कोई आपको प्रॉपर ढंग का आदमी
कभी रोजाना टीवी पे वो कहते हैं यार आई हैव डन माय जॉब एंड ऑल। हाँ लेकिन वैसे गपशप लगाएंगे ये वो। और ये जो आते हैं इनमें से अक्सर जो है इन्होंने शायद इजिप्ट में बरतानवी सर्विस को ज्वाइन किया होगा, वो देखा होगा यानी दूसरी जंग अजीम की लड़ी होगी। इन्हें क्या पता भाई 2016 के तकाजे क्या हैं। मैं माफी चाहता हूँ, इट्स एन एंटायरली डिफरेंट आर्मी। इस आर्मी को ये पता चल गया है कि अगर आप फ्रंट पे टेक ओवर कर कर मामलात करें तो हालत मुशर्रफ जैसी हो जाती है। ठीक है, वो दौर अब नहीं रहा। अगर चीफ एक्सटेंशन ले तो चाहे कितना कुछ कर ले तो जनरल क्या नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है। बेहतर यह है कि आप एक बाकायदा पाकिस्तानी रियासत का आप पसंद करें या ना करें, ये पाकिस्तान आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन। फेयर इनफ। उनके यहाँ मेरिट बेस्ड है। हाँ, एक तरीका कार है, एक सिस्टम, एक यानी प्रमोशन का। उसके बाद अब जो जंग है ये वो उस तरह की जंग थोड़ी है कि आपने रोजाना पुशअप की और दुश्मन को गिरा लिया। यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गूगल, यू हैव टू रीड इंटरनेशनल, अपने आप की प्लेसिंग करनी पड़ती है। इन्हें ये समझ आ गई कि आप अपनी इस कुव्वत और ताकत को टेक ओवर की बजाय आप लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करें, जिसको इन्फ्लुएंस कहें हम, या है ना, लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हुए नतीजा क्या कि आप कराची में सिविल हुकूमत भी काम करती रहती है, असेंबली भी इंटैक्ट है, बट अब वो रोजाना जैसी भत्ताखोरी नहीं हो रही। नहीं, रेंजर्स, और थैंक यू रेंजर्स इस मामले में बिल्कुल ठीक है। सो व्हाई, जब आपने अगर अपने एक सेट किए हैं कि यार एज स्टेट ऑफ पाकिस्तान वी नीड ABC एंड यू हैव द कैपेसिटी, आप में सलाहियत, कुव्वत और सकत है, तो खुद सामने आने की क्या जरूरत है। ठीक है, इन्फ्लुएंस। अच्छा, जब आप खुद सामने नहीं होते तो आपके पास कहते हैं जी जनाब हम तो कहते हैं ये कुछ करते नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, बट इफ यू योरसेल्फ अगर आप टेक ओवर कर लें, नहीं तो फिर तो जब हर फेलियर की जिम्मेदार भी आप होंगे ना। जहालत की इंतहा ये है कि आज बड़े बड़े साहबान कराम जो जिनका यूं पता लगता है कि GH कूकस है, वो कोर्स वो बनाते हैं, PMA में शायद पढ़ाते वो हैं, वो बता रहे थे कि जी ये 8वां या 9वां पता नहीं लगाया। जनाब नहीं, नवाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर जो पहला आर्मी चीफ लगाया था वो परवेज मुशर्रफ लगाया था। उससे पहले जितने आर्मी चीफ थे वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन होती थी। राइट, वो जमाना था 58 इन्होंने गुलाम इसा खान को परसुएड किया कि ये आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम का ऐलान वक्त से पहले कर दे, मगर परसुएड किया, लगाया फिर भी उन्होंने, यानी कि राइट। दूसरी तरफ जब आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम की नागहानी वफात हुई तो क्लियरली नवाज शरीफ साहब किसी और जर्नैल को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। गुलाम इसा खान पुट हिज फुट डाउन और उन्होंने जनरल वहीद काकड़ को लगाया। राइट। जनरल जहांगीर करामत साहब को यस फारूक लगारी साहब और बीबी उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हुई, हालांकि सरदार फारूक लगारी खान मरहूम की चॉइस कुछ और थी। अच्छा ठीक है, ये जो आजकल आपस की बात करते हैं ना, उन्होंने बड़ा रिकमेंड किया होता है एक साहब, ठीक है, तो वो गुजरावाला में होते थे तो वो ना हो पाए, लेकिन बीबी ने कहा नहीं कि या तो जहांगीर या तो वहीद काकड़ साहब एक्सटेंशन लें या फिर करामत। लेकिन सदर साहब राजी हो गए, तो काकड़ साहब ने कहा कि हाँ, मतलब आपस में दे मैनेज टू फिगर इट आउट। उसके बाद यस जहांगीर करामत साहब का इस्तीफा जो है वो उन्होंने दिया परवेज मुशर्रफ साहब को जब उन्होंने तकरीर की। ठीक है, जहांगीर करामत साहब का हरगिज़ वो मतलब नहीं था जो उनकी तकरीर से निकाला गया। ओके, उस तकरीर की प्रेस रिलीज जो है वो ISPR की तरफ से नहीं, यहाँ एक घर से दी गई। ओके, राइट, विचक शहजाद से। ठीक, और दूसरे दिन सुबह उस प्रेस रिलीज को पढ़ के जहांगीर करामत खुद भी उन्होंने सर पकड़ लिया क्या है। यस आई एम टेलिंग यू। ठीक, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने जहांगीर करामत वाज अ जेंटलमैन सोल्जर, उन्होंने रिजाइन ले लिया। ठीक ठीक, देन ही ब्रॉट इन जनरल मुशर्रफ। और चलें अब ब्रेक, चलें जी, अब जनरल मुशर्रफ के बाद उन्होंने किसे लगाया और क्यों लगाया। ठीक है, वो ब्रेक के बाद वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ट्वीट जरूर
जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा बीवी, तो जब वो ये कि उन्होंने करामत साहब ने बीइंग अ जेंटलमैन उन्होंने कहा जी इफ यू आर सो अपसेट तो ठीक है आप रिजाइन ले लो, इस्तीफा दिया, तो उसके बाद जो है लॉबिंग कर रहे थे मुशर्रफ साहब के लिए अनवर किदवाई साहब एक होते थे। अच्छा, वो मैदान बैंक स्कैंडल बाद में फिर वो मुशर्रफ के बड़े हाँ असली वो थे। साथ में चूंकि चौधरी निसार अली खान साहब के जो भाई थे इफ्तिखार अली मरहूम साहब वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उनका कुछ अपनी वजूहात की बिना पर उनकी अली कुली खान साहब से टेंशन थी। तो वजीर आजम साहब के दिल में कहा गया कि जी चूंकि पॉलिटिकल फैमिली गौहर अयूब फलाना 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 एक्सेट्रा अयूब खान तो ये उर्दू बोलने वाले भी हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो आ गए और उन्होंने क्या किया। ठीक है, वो तो हमें ठीक है ना। माजी करीब। दूसरा, अब ये कहा जा रहा है कि जी ये नवाज शरीफ साहब जो है ना GHQ को नजरअंदाज करते हुए अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज भी जो है ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी हो जाए वगैरह वगैरह, ये जाने बगैर ऐसे नहीं हो सकता। जनरल राहिल को किसने लगाया था? नवाज शरीफ ने। और वाकई तो उस वक्त क्यों नहीं? उस वक्त के आर्मी चीफ ने क्या कॉम्बिनेशन उस जमाने में 200 गज के अंग्रेजी जुबान में नहीं छपते थे? किसी ने नहीं देखा। कैसे वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी जाने जिगर हैं वजाहत भाई, वो लंबे लंबे तूफानी मजमून लिख रहे थे, उसमें उन्होंने वो सब का जे का प्रोफाइल उनका गेम ही ऐसे लगा रहे हैं क्या साहब के नवाज शरीफ के बाद कोई चॉइस ही नहीं रहेगी। और राहील शरीफ के बारे में लिखे हुए अल्फाज थे कि एनीबॉडी बट हिम बिकॉज ही इज कंसिडर्ड। बस रहने दे आज। नहीं क्यों कह रहे हैं, छोड़े ना। अरे भाई मीडियोकर जनरल। नहीं आई डिडंट वांट टू से इट। और नहीं ये छपी हुई बात, हम कोई ऐसी गीबत तो नहीं कर रहे हैं ना, इन्वेंट तो नहीं कर रहे हैं, छपी हुई बात वजाहत को मुश्किल में डाल रहे हैं। वही मीडियोकर जनरल। नहीं वो उसके बाद वो उनके बड़े करीब रहे, वो जाके अपना हर तरह वो जनरल साहब ने कहा ठीक है यार कोई बड़े दिल के आदमी होंगे जनरल साहब। ओ बाबा दे टेक इट लाइटली, इस तरह का नहीं होता जैसे ये फर्ज। ठीक है, वो तो लग गए ना, उसके बाद अब जो मर्जी लिखते रहे। अच्छा अब सवाल ये है कि इफ ही वाज करेक्ट इन जनरल राहील शरीफ केस देन व्हाई वुड ही नॉट? अब क्या आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये दो इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, दो अफराद की बात नहीं हो रही। वजीर आजम और हमारी और मैं अब चूंकि आज ये फैसला आ गया है, ट्वीट आ गया है, तो मैं हाथ बांध कर इंतजार करूंगा कि भाई साहब कल नए चीफ का ऐलान कर दिया जाए। हाँ, तो क्योंकि उसके बाद वरना आइंदा 2 दिनों तक ऐसी स्पेकुलेशन चलनी है। ऑलरेडी जो 2 मुमकिना नाम हैं उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में, वो जो बताया ना आपको रिटायर्ड जनरल्स का क्लिक, और वो हम ये नहीं उसके बाद ये कि खास तौर पर एक साहब को बिलखुसूस निशाना बनाकर उनकी बाकायदा उनके खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जो कि यानी फंडामेंटलिस्ट लोगों को, मैं ज्यादा इस तफसीलात, मुझे एक बात पता है, मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ से इंजीनियर हो रही है और क्यों हो रही है। हम ये अस्यूम नहीं कर सकते नुसरत साहब के टॉप 4 जो है एक ही काबिलियत के होंगे, सारे के सारे एक प्रोसेस से गुजर कर जो भी चारों के चारों नाम आ रहे हैं काबिलियत बराबर होगी, वो सब इक्वली क्वालिफाइड रेलेवेंट होंगे। बिल्कुल, अगर इक्वली क्वालिफाइड ना होते तो अब यहाँ पे कैसे पहुंचे? Exactly. ठीक है ना। तो लेट आप जिनका काम है उसी को साजे, उनको लगाने दे। मेरा अपना ये ख्याल है कि नए आर्मी का इंतखाब करते वक्त सबसे ज्यादा इस बात को कंसिडर किया जाएगा, ये जो बाकी जो बातें करें सब गलत है, जिस बात को कंसिडर किया जाएगा, और ये बात मैं ख्वाहिश नहीं खबर बता रहा हूं कि कंसिडर ये किया जाएगा कि अभी तुम देखो गुज़श्ता 3, 4, 5 महीनों से इंडिया मुसलसल LOC पर हमारे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ईस्टर्न बॉर्डर हमें वो कॉन्स्टेंटली प्रोब करता है, कभी यहां कर रहा 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 है। फोकस है उसका LOC पे। उसने ये दावा भी किया कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मुझे काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड लोगों ने, जिनका ताल्लुक गैर मुल्की सहाफ़ियों ने कुछ ये कहा है कि उन्हें ये खौफ है कि शायद इंडिया सियाचिन पे कोई एडवेंचर करना चाह रहा है। तो अगर जाहिर है कि मेरे तक जो एक आम किस्म का रिपोर्टर है ये बात पहुंची है, तो मैं आई कैन सेफली प्रिज्यूम कि हमारी रियासत के आला तरीन हुकाम लोगों तक भी ये बात सारी उन्होंने वॉर गेमिंग की भी होगी। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो नया आर्मी चीफ लगाया जाएगा उसमें ये बात ज़रूर कंसिडर की जाएगी
कि इस आर्मी चीफ को LOC, क्योंकि हम दोनों ममालिक के दरमियान डायरेक्ट बराह रास्त जंग की बात कोई अहमक सोच सकता है, कोई जुनूनी सोच सकता है। ठीक है, उसका नुकसान वो था न्यूक्लियर पावर। दुरुस्त। लेकिन LOC मोदी, बिकॉज कश्मीर उससे काबू में नहीं आ रहा, ही वांट्स टू गो देयर फॉर मिलिट्री एक्शन एंड ही वांट्स पाकिस्तान टू इंगेज रखे हमें। उसके लिए हमारे लिए ये चाहता ये है कि LOC पे किसी पॉइंट पे वो कोई इस तरह की बात करे कि हम भरपूर जवाब की बजाय हम ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा जारहाना और दुनिया को महसूस हो जैसे कि ये जंग का आगाज हमने किया है। सही है। तो हमें LOC पर इंडिया जो कुछ कर रहा है उसके लिए एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स वाला, बड़े एक्सपीरियंस वाला जर्नल चाहिए जिसने LOC को अच्छी तरह, यानी एक्सपीरियंस, हर बंदे की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद ये जहन में रखेंगे वज़ीर ये साहब। नहीं, बल्कि मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, मेरी इत्तला के मुताबिक कि इस बात को मालूम, ये प्रोब किया जा रहा है कि कौन ऐसा शख्स है। ठीक है। ये मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं। ठीक ठीक। ओके। मैं यहाँ तक कह देता हूँ कि ये मालूम किया जा रहा है बहुत, क्योंकि देखो जब आप तजर्बा किसका मेरे पास एज अ जर्नलिस्ट जब मैं कोई खबर ढूंढना चाहूँ तो मेरे पास यार यानी 25-30 लोग होते हैं टू कंसर्न टू अप्रोच, किसी के पास चला जाएंगे तो एक आदमी जो हुकूमत में बैठा हुआ है नहीं उनके पास तो बहुत और जब उनकी और जनरल साहब की, लोगों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद राहिल शरीफ साहब की काफ़ी अच्छी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग रही। हाँ, ये बात बहुत बुरे बुरे हालात में 2014 से लेकर आखिरी आखिरी लॉकडाउन तक हर बंदा यही कहता रहा कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। फिर काकड़ फार्मूला, फिर ये भी कहा गया कि तारीख में आ जाएं रिटायर होने से पहले, हाँ, यानी वगैरह वगैरह। किसी भी तरह की टेम्पटेशन में दैट मैन लिव्ड अप टू हिज कमिटमेंट। उनको ये पता था कि आई केम फ्रॉम अ ग्लोरियस यानी फैमिली जहाँ पे कि एक नहीं 2 निशाने हैदर थे, ख़ासतौर पर इनके भाई के मामले में। और उन्होंने 3 साल तक अपनी शख्सियत को नहीं, इदारे को मजबूत बनाया। एंड दिस इज सच अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान कि हमारे यहाँ सियासी इदारे हों, अपनी टर्म पूरी करते हैं, मिलिट्री एक ट्रांजिशन मिलिट्री है। सो वी आर गोइंग टू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ये इतनी अच्छी स्टोरी है पाकिस्तान के लिए और हम इतने बदनसीब हैं कि इस अच्छी स्टोरी पर भी हम साजिशें घड़ने के चक्कर में हैं। इस्लामाबाद से कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जनाब। सर मेरा चौधरी गुलफराज नाम है। आप कौन साहब? जी हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए जनाब। जी जी अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि मैं आपका प्रोग्राम माशाल्लाह देख रहा था ना डेली, जो तो ये डॉन न्यूज पे देखता रहता हूँ, तो मैंने वो आपका नंबर स्क्रीन पे आया हुआ था, मैंने वो मिलाया है आपसे बात की। मैंने कहा सर बात ऐसी है कि देखेंगे, अगर पूरी दुनिया को देखें और हम अपनी तरफ अगर देखें तो हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो ठीक है ना। तो सर ये जमहूरियत देखेंगे 1988 से लेकर 11 साल तक तो साहब ने लगाए, तो 11 साल में देखें कि मुल्क में वही दिन रहे। ठीक है ना, कोई चीज महंगी नहीं हुई है। ये बात देखें कि अवाम इतनी तरस रही है। किस बात को तरस रही है अवाम? जी जी सर, किस बात को तरस रही है अवाम? आप ज़ियाउल हक के दौर में मुझे इस तरह टेलीफोन कर सकते थे और ये कह सकते थे कि ज़ियाउल हक ये क्या कर रहा है? सर बात ये कह सकते थे? नहीं, पहले मुझे जवाब दें इस बात का। सर बात ज़ियाउल हक के दौर में आप ये कह सकते थे कि ये अफगान क्यों आ रहे हैं मुझे टेलीफोन करके लाइव? कभी भी सर बात ऐसी है नहीं, ये कह सकते थे? नहीं, पहले मुझे यार हाँ या ना में जवाब देना मेरी जान। सर गरीब आदमी, गरीब आदमी, आप गरीब आदमी हो, आपके पास टेलीविजन है, आपने नंबर देख के मेरे साथ लाइव बात कर रहे हैं, अभी भी आप गुर्बत का रोना रो रहे हैं यार। सर आप मुझे मुलाकात का मौका दें, मैं आपसे मुलाकात कर लेता हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं तो मैं आपसे मुलाकात करके क्या, आपकी गुर्बत में आपसे ज्यादा गरीब हूँ भाई, मुझे पसीना देखे आ रहा है। यार बिल्कुल सही है, मगर देखें कि ये जितनी भी आप ये यार आप देखिए बात सुने, मेरी माँ कहती होती थी अल्लाह बख्शी अंग्रेज माना बहुत चंगा सी साइकिल ते भी बेटा राती बत्ती लानी पैंदी सी। आपको ज़ियाउल हक की नहीं भूला भाई, ज़ियाउल हक का दिया हुआ अभी तक भुगत रहे हैं अफगान। आप चाहते हैं अफगान वापस जाएं या यहीं रहें? वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अब हमारे यहाँ बीबी मसला यही है, मैं वही कह रहा हूँ कि मिस्र से शुरू हो, आखिर तक आप चली जाएं, कहाँ आपको इदारे मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल इदारे आपको फिर सबसे बड़ी बात, इस सब के होते हुए मुश्किलात, गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी, और बखुदा हमारे यहाँ ऐसी गुर्बत नहीं है कि लोग मुल्क छोड़ने पर। अफ्रीका के कितने ममालिक हैं जहाँ लोग खुश होके लोग अपना काफलों की सूरत, अभी नेशनल ज्योग्राफी ने बीबी फिल्म बनाई है उसके ऊपर, किस तरह वो बेचारे, चूंकि वो कहत साली बहुत सालों से कुछ नहीं रहा वहां पे, और लोग बस वहां से माइग्रेट कर गए, कहाँ जाएं? ठीक है ना। सीरिया, शाम में जो कुछ हो रहा है, बच्चे यार आपको मरे हुए मिले हैं, हम लोगों को अंदाजा ही नहीं हो रहा कि दुनिया में, और उसके मामले में इस पूरी एक आलमी तनाजुर में आपके यहाँ इस्तेहकाम तो है किसी न किसी हद तक भाई, उस पर बजाय खुश होने के कि इसको मजीद बेहतर करें। पीटीआई की गवर्नमेंट ने केपीके से क्या चीज कंटेनर्स के जरिए भिजवानी है? मर्दान का तंबाकू, क्या मसला? गन्ना, कौन सा इंडस्ट्रियल वहां पे यूनिट लगाया है अभी तक? ये परवेज खटक साहब ने, ये भी जरा बताइए ना मुझे कि जहां पे प्रोडक्शन हो रही है और उसके लिए रूट नहीं मिल रहा, ये बस बता दीजिएगा कभी सोच के। और उसके बाद ये कि जिस तरह आप लोगों को एक आदत बन गई है वही सोशल मीडिया वाली कि आपका झुकाओ फलाने का फलाने का फलाने का, तो पुशअप बहुत अच्छे लगाते हैं वो। तो जी शाह कोट, सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम उमैर है। जी उमैर साहब, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे मुल्क में आर्मी चीफ की जब भी तकर्री का टाइम आता, हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे रफड़ पड़ जाते हैं। ये दूसरे मुल्कों में इसका क्या तरीका कार है, वहाँ पे क्यों नहीं इस तरह से होता? मसला इंडिया इसलिए कि वहाँ पर दूसरे मुल्कों में ब्रादर, जहाँ पे तो जमहूरियत है, वहाँ पे कभी किसी आर्मी चीफ ने टेक ओवर नहीं किया, इसलिए नहीं होता। और बाकी मुल्कों में इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे अल्लाह के फजल से बादशाहत होती है, और मुल्कों में इसलिए होता कि जो आर्मी जिसके पास होती है वो मरते दम तक उस मुल्क का सदर रहता है, जैसे हाफिजुल असद हुआ करते थे, अब उनके बेटे हैं, आजकल जैसे मिस्र में असीसी हैं। हमारा मसला ये है कि हम ज़रा हाइब्रिड हैं। लास कान बलोचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ साहब है राहिल शरीफ साहब, जी जी, तो उनको जो है ना एक्सटेंड यानी उनको तोसी देनी चाहिए, इसलिए कि इससे पहले के जो हालात थे। मेरे भाई अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो क्यों उन पे आप जबरदस्ती? पूरे बलूचिस्तान में जो है ना या पूरे पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब थे, हालात की बेहतरी में आर्मी चीफ साहब का बहुत बड़ा किरदार है। जी तो उनका बहुत बड़ा किरदार है, और ये बात बिल्कुल एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन वो उनका किरदार इस वजह से है कि वो एक इदारे को रिप्रेजेंट करते थे, वो इदारा अपनी जगह मौजूद है, उसका लीवरेज है। जी क्लोज, फाइनल वक्त हमारा खत्म हुआ आज का, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।